क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। और अब अगली सेशन की ओर बढ़ते हैं और अब मैं अनुरोध करूंगी हरियाणा सरकार के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी से कि वो मंच पर आए। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें आप सभी। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन जी। और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन भी काफी ज्यादा रोमांचक यहाँ पर रहेगा और उन तमाम मुद्दों के सवाल जो हैं वो आप सभी को जवाब के तौर पर मिलेंगे। ओवर टू यू शशि रंजन जी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि और कैप्टन साहब बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी आपका। हरियाणा के इतिहास में ये सबसे बड़ा कॉन्क्लेव है, सबसे बड़ी पंचायत है, मेगा कॉन्क्लेव 2024। हमारी शुभकामनाएं। 25, 26 और 27 3 दिनों तक लगातार ये कॉन्क्लेव चलेगा। शुरू के सेशंस में मैं ये बता रहा था कि जैसे आप लोग भी निकालते हैं ना, वो छोटी टोली बड़ी टोली है ना, ये वाली रैली वो वाला रथ, तो ये हमारा भी अंदाज रहता है। अक्टूबर में ड्यू है विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, दिल्ली में सरकार बन गई है, चंडीगढ़ वाली सरकार हमें बनानी है। अब उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये एक मेगा कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया। टाइटल है अब की बार किसकी सरकार। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए, कहानी वहीं से शुरू करते हैं। आप वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी में और बीजेपी की जो ब्रेन स्टॉर्मिंग टीम है, आप उसके अहम हिस्सा हैं। लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आ गए उसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कुछ सोचा होगा, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वैसा हुआ तो क्यों हुआ। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो उन चुनावों के परिणाम की समीक्षा करता है और करनी भी चाहिए। और हर चुनाव के परिणाम की समीक्षा की जाती है और उसी आधार पर अपने भविष्य की रणनीति को तय किया जाता है। स्वाभाविक है कि पार्टी ने भी जो चुनाव का परिणाम आया है उसका समीक्षा करने का काम किया है और उसी आधार पर विधानसभा चुनाव की रणनीति को बनाने का काम शुरू हो चुका है। हरियाणा के संदर्भ में लोकसभा चुनाव के नतीजे और उसकी समीक्षा की प्रक्रिया इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार में अभी समय है, बाकी दूसरी जगह समय है, कुछ राज्यों में तुरंत चुनाव है और हरियाणा में तो 4-5 महीने के अंदर ही दूसरे चुनाव है। एक चुनाव के जो नतीजे आते हैं उसका मनोवैज्ञानिक असर दूसरे चुनाव पे भी पड़ता है, पार्टी के नेताओं पे भी, कार्यकर्ताओं पे भी और वोटरों पे भी। उसको किस रूप में देखते हैं आप? बिल्कुल पड़ता है। और जिस प्रकार से 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 79 सीट्स पर 90 में से वो लीड हमें मिली थी, तो मनोविज्ञान के नाते से एक अति उत्साह की स्थिति उत्पन्न हुई थी। और उस अति उत्साह के अंदर हम 75 पार के नारे का संकल्प लेकर के जब चले तो कहीं ना कहीं को रणनीतिक जो ऐसे बिंदु थे जिसको हम और बेहतर तरीके से उस चुनाव अभियान को चला सकते थे। ध्यान में आया कि जब विधानसभा चुनाव की समीक्षा करने के लिए निकले कि हम 40 सीटों पर ही कुल 90 में से हम जीत पाए थे और उन 79 में से भी केवल 37 हम जीत पाए थे, 4 तो बाकी 11 में से जीती थी। तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ता है। वहीं कांग्रेस के पिछली बार 90 में से महज 5-6 सीटों पर ही उनकी लीड थी और उन्होंने उसको सबक सीख करके कहीं अपने रणनीति में सुधार किया और उन्होंने बेहतर परिणाम लेकर के आए। तो आज हम भी दूध के जले हैं, छाछ फूंक फूंक के पीने वाले लोग हैं और रणनीति जो है निश्चित तौर पर अब किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक दबाव में नहीं है, पूरी तरह से सजग हैं, सचेत हैं, सावधान हैं और एक एक सीट को जीतने की रणनीति बना करके निकले हैं। और निश्चित तौर पर आपके इस मेगा कॉन्क्लेव का जो प्रश्न है अब की बार किसकी सरकार, उसका उत्तर है अब की बार फिर से भाजपा सरकार हरियाणा प्रदेश में बनने वाली है। मतलब दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो मतलब फूक फूक कर पी रहे हैं या उसको फ्रिज में भी रखा है कि थोड़ा और ठंडा हो जाए? जितना ठंडा करना जरूरी है उतना कर लिया है, चिंता मत करिए आप। और जितनी गर्म जोशी के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं
आने वाले दिनों में आपको दिख जाएगा कि भाजपा चुनाव अभियान वो विजय अभियान है, वह केवल कोई रस्म और अदायगी नहीं है कि शोर मचा करके कुछ लोग शिक्षा की बात ये वो, जब वोट की गिनती करते हैं, मैं पिछला कार्यक्रम आपका देख रहा था, वोट की गिनती करते तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों की तरह भाजपा शोर मचाने वाली नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर हरियाणा की 36 बिरादरी की जनता का विश्वास अर्जन करते हुए सरकार बनाने का संकल्प लेकर के काम करने वाली है। एक बड़ा, मैं जब हरियाणा की राजनीति को पढ़ता हूँ तो अब चूंकि 2024 में ये वाला मौसम आ गया तो मैं कुछ पन्ने उलट रहा था। 2014 के पहले 10 साल हुड्डा साहब की सरकार, मतलब कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की थी, मतलब हुड्डा साहब की थी, इधर मनोहर लाल जी की थी। तो पहले टेन्योर में कांग्रेस को भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, अपने बूते सरकार बनी। बीजेपी भी पहले टेन्योर में अपने बूते सरकार बनाई। सेकंड टेन्योर में वो भी उतने ही पे रह गए और सेकंड टेन्योर में ये बीजेपी भी उतने ही पे रह गई। यहाँ भी बैसाखी लेना पड़ा, वहाँ हज का तोड़ना पड़ा और उसके बाद इंडिपेंडेंट और तमाम तरह की चीजें। उस 10 साल में और इस 10 साल में सिर्फ ये है कि इधर पायलट बदल गए, उधर वाले पायलट कंटिन्यूड रहे। ठीक चुनाव के पहले पायलट बदल देना, एक चुनाव हो चुका लोकसभा चुनाव, वो रणनीति के हिसाब से ठीक है। जी। कई बार आदमी ऐसे, सर मैं आपको ये कह दूं कि हमारे मास्टर साहब कहते थे कि जो सवाल कड़े आए तो उसमें पास भी बोला जा सकता है। कोई चिंता नहीं है कि पास। आप अभिमन्यु जो है वो चक्रव्यूह में, निश्चित तौर पर आप चिंता मत करें, हम भेद करके निकलने वाले हैं। कोई भी सवाल आप पूछिएगा। आपने एक इतिहास का संदर्भ दिया है जी कि 10 साल हुड्डा सरकार रही, हुड्डा सरकार के बाद फर्स्ट टर्म के बाद उनकी माइनॉरिटी की सरकार हुई, बैसाखी का सहारा लेना पड़ा, और तीसरी टर्म जो है उनको नहीं मिली। भाजपा की भी पहली सरकार की रही, तीसरी बारी में संकोच में थोड़ा रुक गया, नहीं, उसमें करेला नहीं ज्यादा आप सुनते चले जाएं। क्या आपने कहा कि भाजपा की भी जो है दूसरी बार माइनॉरिटी रही, बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। अब तीसरी बार इतिहास को आप कह रहे हैं कि इतिहास दोहराया जा सकता है। इतिहास के अंदर एक नया संदर्भ है, जुड़ता है, जो उससे अलग है। उससे अलग जो है, एक तो आपने बात कह दी जो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, इतिहास, एक और महत्वपूर्ण इतिहास का बिंदु जो आप मिस कर रहे हैं, जो इस बार अलग है। कांग्रेस के दूसरे कार्यकाल के बाद तीसरे कार्यकाल के चुनाव के बीच में एक बात अलग हो गई है कि 2014 में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन गई थी, और हरियाणा का इतिहास ये कहता है 57 साल के अंदर जिसकी दिल्ली के अंदर सरकार है उसी की सरकार चंडीगढ़ में बना करती है। तो इतिहास हमारे साथ है, आप निश्चिंत रहिए। एक एक सीट की रणनीति, जैसे मैंने आपको कहा, देखिए जहां 36 बिरादरी एक तरफ चुनाव लड़ रही हो, वहां पर एक क्षेत्र और एक नेता का चुनाव हरियाणा की 90 हलकों की जनता नहीं करने वाली है। हरियाणा की जो सर्व समाज की जो जनता है, उन्होंने उनको नकारा हुआ है, उनकी राजनीति को नकारा हुआ है, उनके तौर तरीकों को नकारा हुआ है। वो जिस प्रकार की उन्होंने हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति को दूषित करने का काम किया है, हरियाणा के समाज को खंडित करने का काम किया है, उसको हरियाणा की जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा आजकल खूब घूम रहे हैं गांव-गांव, जहां चरण पड़े संतन के, ठीक है। वो कह रहे हैं कि लोकसभा में बीजेपी हाफ, विधानसभा में साफ। तो आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? वो मेरे गीत गाएंगे? वो भाजपा के गीत गाने के मैं उनसे उम्मीद नहीं करता हूं। ये भाजपा के कार्यकर्ता अपना काम करेगा। लेकिन जिस प्रकार से अब जो पिछले अनुभवों से हमने भी तो बहुत कुछ सीखा है, जहां जहां जिस प्रकार के आज 10-10 टिकटार्थियों को सामने रख करके और 1000-1500 लोगों के हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर साथ में ला करके, जिसमें 500-700 वो चले आते हैं गृह क्षेत्र से अपने, और बाकी वहां के टिकटार्थी जोड़ करके, ये हमने भी अनुभव किया है कि इस प्रकार की टिकटार्थियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का नुकसान चुनावी रणनीति में हमेशा हर जगह देखने को मिला है। और यही एक यात्रा ही कांग्रेस की हरियाणा में शव यात्रा बनने का काम करेगी। बीजेपी इस बार अलग क्या कर रही है रणनीति के तौर पे? ठीक है, सरकार काम करती है, वो सब अपनी जगह पे है। रणनीति के तौर पे अलग इस बार ऐसा क्या है कि आपको लग रहा है कि तीसरी बार रिपीट हो जाए?
आपको क्या लग रहा है सारी रणनीति में आपको टेलीविजन पर ना मैं जानता हूं आप नहीं बताएंगे, वो बता दीजिए जो बताने लायक है। हाँ, बताने लायक ये है, हमारी सीधी स्पष्ट है कि लोकतंत्र में सर्व समाज को ये एहसास होना चाहिए, ये महसूस होनी चाहिए कि ये पार्टी की सरकार, ये 36 बिरादरी की सर्व समाज की सरकार है और उसको लेकर के एक जो सर्वव्यापी जो और सर्वग्राही और जो सर्व स्वीकार्य जो नेतृत्व है और जो नीतियां हैं उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और हमने बड़े जो 10 सालों के अंदर हरियाणा की राजनीतिक संस्कृति और शासन संस्कृति को बदलने का काम किया है, जिसमें पंचकुला से लेकर के पलवल तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से विकास की योजनाओं का काम, हर जो कॉलेज बनाने की नीति कि 20-20 किलोमीटर के ऊपर कॉलेज होना चाहिए, कहीं पर भी बेटे बेटियों को पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना चाहिए। पहले की सरकारों के दिमाग में ये चीज आ नहीं सकती थी, लेकिन ये आई, 20-20 किलोमीटर के ऊपर कॉलेज की व्यवस्था करने का काम किया। 1,30,000 लोगों को बिना पर्ची बिना खर्ची, एक पैसा खर्च नहीं हुआ, 1,30,000 लोगों को ईमानदारी से नौकरी मिली। गरीब से गरीब गांव गांव में रोज हम जा रहे हैं, जिन गांव के अंदर 50 साल के अंदर कुल गरीब परिवारों के अंदर कभी नौकरियां नहीं मिली, जिन गांव के अंदर 50 नौकरियां नहीं मिली, इन 10 सालों के अंदर 40-40 नौकरियां गांव के लोगों ने मुझे लिख करके बताई हैं। और 1,30,000 लोगों को अगर कांग्रेस के पुराने रेट कार्ड से मैं कैलकुलेशन करके चलूं, कि कोई HCS के वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ लिया करते थे, वो जो है 10-20 लाख रुपए तो छोटी छोटी नौकरी के लिए लिया करते थे, और पैसे भी सिफारिश पर लिया करते थे। पैसे भी ऐसे ही नहीं कि कोई भी जमीन बेच करके चल पड़े, जेवरात बेच करके चल पड़े, पैसे के लिए भी लाना पड़ता था। नहीं, उसके विधानसभा क्षेत्र के किसी कार्यकर्ता को पकड़ करके लाओ, उसको भी हिस्सा कुछ दो, ये संस्कृति थी। 1,30,000 लोगों को अगर 25 लाख रुपए की औसत कैलकुलेशन करके बताऊं तो 32,500 करोड़ रुपया हरियाणा की जनता से लूट लेते अगर ये कांग्रेस इस प्रकार की नौकरियां दे रही होती। ये भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से नौकरियां देने का काम किया है, जिसका परिणाम है कि आज पूरे हरियाणा में विश्वास है। गांव गांव के अंदर, मैं कल गांव खरबला में था, 40 बेटे बेटियां एक सामान्य सी वहां पर जो गांव के अंदर जो उन्होंने लाइब्रेरी बनाई हुई थी और बड़ी तन्मयता से पढ़ रहे थे। मैं जब ताजुब हो रहा था कि इन छोटे छोटे बच्चों को कितना विश्वास हो गया है हरियाणा की राजनीतिक संस्कृति, शासन संस्कृति में, हरियाणा की जो रिक्रूटमेंट सिस्टम में, कि आज वो पढ़ने लगे हैं। एक बच्चा सिलेक्ट हुआ, 100 बच्चे पढ़ने लगे और पूरा समाज शिक्षित होगा और सबको उसका लाभ होगा। ये विश्वास मैं जब कॉलेज में था मुझे नहीं था, और 2014 तक हरियाणा के किसी भी व्यक्ति को यह विश्वास नहीं था कि उसकी नौकरी ईमानदारी से उसको मिल सकती है। जो विश्वास, इसका श्रेय मनोहर लाल जी को जाता, उन्होंने प्रारंभ किया, और भारतीय जनता पार्टी को भी ये श्रेय निश्चित तौर पर हरियाणा की जनता दे रही है। ये बीजेपी के नेता जब भी कहते न खर्ची न पर्ची, मनोहर लाल जी का तो ये पेटेंट एकदम लाइन था, जहां भी जाते थे वो कहते थे। लेकिन आप दूसरे ऑपोजिशन के नेताओं से अगर आप बात करें तो वो कहेंगे कि कितने पेपर लीक हो गए, जरा आप उसका आकलन कर लीजिए। जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन या जो दूसरे दफ्तर हैं वहां से कैश पकड़े गए। तो अगर इतनी पारदर्शिता है तो इतना पेपर लीक और रिक्रूटमेंट ऑफिस से पैसे रिकवर हो रहे हैं और उस पर कार्रवाई क्या हुई? बहुत अच्छा सवाल है आपका, इतना अच्छा सवाल है कि उसका जो है, पहले ये सब हो रहा था, मुझे कहना नहीं चाहिए, मुख्यमंत्री निवास इन चीजों का केंद्र बना हुआ था कलेक्शन का। पेपर जो थे लीक होना तो छोड़ दो, एक अलग बंद कमरे में बैठ करके पेपर करवाए जाया करते थे। HCS की लिस्ट पहले ही सूचना के माध्यम में उपलब्ध हो जाया करती थी। पहले कोई सारा ये कलेक्शन का सिस्टम इतना जबरदस्त बदस्तूर था कि हरियाणा का जनता का बच्चा बच्चा इस बात को मानता था कि इसका इतना रेट चल रहा है, इसका इतना रेट चल रहा है। आज देखिए, वही इंसान है, वही लोग हैं, वही सिस्टम है। उसी सिस्टम में आज भी अच्छाई काम करते करते, अच्छा काम करते करते, करने वाले लोग गलतियां करते हैं। तो गलत करने वाले लोग कोई बड़ी शरारत भी कर सकते हैं, वो पाप भी कर सकते हैं, अपराध भी कर सकते हैं। पर पहले सरकार और अपराधी मिलकर के चल रहे थे, उसको लूट रहे थे। आज पकड़ने का काम हो रहा है। आज चाहे HPSC का दफ्तर हो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का दफ्तर हो, सरकार संकोच नहीं करती है, जाकर के रेड मारती है और उनको गिरफ्तार करती है
और आईएएस अधिकारी स्तर तक के व्यक्ति को जेल में डालने का काम सरकार करती है। ये एक अंतर है, ये परिवर्तन है जो हरियाणा की जनता साफ देख रही है। अब विपक्ष के लोगों की आंखें नहीं देखना चाहती हैं, उनसे उम्मीद भी नहीं करना है, क्योंकि वो तो चाहते हैं, वो तो खुले उन्होंने ऐलान किए हैं। अभी भी लोकसभा के चुनाव के प्रचार में हमारी सरकार आने दो, हम पर्ची भी लेंगे, चिंता मत करो, पर्ची से बनाएंगे। पर्ची के साथ में खर्ची अपने आप ही हो जाती है। जहां पर्ची का लेने का सिस्टम चल पड़ा तो खर्ची तो उसके पीछे है ही है, लिफाफा तो उसके साथ है ही है, और वो खुला ऐलान कर रहे हैं। हरियाणा की जनता अब दोबारा से हरियाणा प्रदेश में ये 10 साल के अंदर जो परिवर्तन हुआ है इसको खोने नहीं देगी। लोग कह रहे हैं कि ये पदयात्रा करके हमें देने नहीं आ रहे, ये हमारी नौकरियां छीनने आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं हमारा बिजली छीनने आ रहे हैं, हमारी पानी छीनने आ रहे हैं, हमारा विकास छीनने आ रहे हैं। ये सब लोग अब आज पूरा पदयात्रा जहां जहां से जा रही है पीछे से यही आवाज है, ये देने नहीं आया भाई, ये खोसन आया है। ठीक है, ये कुछ देने नहीं आया। आप अभी हम लोग एजुकेशन पे ही बात कर रहे हैं। अगर ना खर्ची ना पर्ची, ऑपोजिशन अभी कई सारे सेशंस हो गए और ऑपोजिशन के लोगों से जब मैं लगातार मिलता हूं या अखबार में टीवी पे उनका स्टेटमेंट आता है, वो ये कहते हैं कि ठीक है आप लोग ना खर्च, अपॉइंटमेंट्स में दिक्कत क्या है, नौकरियां देने में सैंक्शन पोस्ट खाली हैं, हजारों की तादाद में खाली हैं। उसका बजट जो सैंक्शन पोस्ट है, बहुत सारे लोग लेमैन टर्म्स में ना समझे तो जो सैंक्शन पोस्ट है उसका बजटरी एलोकेशन है। सरकार को कोई वित्तीय मतलब दिक्कत नहीं है, बावजूद उसके अपॉइंटमेंट और बेरोजगारी को लेकर ऑपोजिशन इतना हमलावर है, लड़के परेशान हैं, तो फिर नौकरियां देते क्यों नहीं है? हरियाणा सरकार में इतनी नौकरियां खाली हैं, वैकेंसीज आती क्यों नहीं? मुझे बड़ी खुशी है कि आज विपक्ष के मित्र वो नौकरियों की, रोजगार की चिंता करते हैं। चौटाला साहब की सरकार आई, उन्होंने नौकरी खाने का काम किया। HSMITC और अन्य कई संस्थानों को बंद करके लगे हुए लोगों को एक दिन एक रात अचानक फैसले से उनको सड़क पर लाने का काम किया। हुड्डा की सरकार आई, उन्होंने औद्योगिक सुरक्षा बल के HSISF के हजारों बच्चों को एक दिन रात को एक दिन कलम चला करके उनको बेरोजगार कर दिया, सड़क पर लाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार ने, चाहे वो चौटाला राज में लगे लोग हों, चाहे वो हुड्डा राज में लगे लोग हों, एक भी व्यक्ति को इस प्रकार से सरकार उसको रोजगार से मुक्त उनको बाहर करने का रास्ता नहीं दिखाया। ये संवेदनशीलता है। सर्वोच्च न्यायालय से भी निर्णय आ गया कि जो टीचर्स हैं उनको आप नहीं रख सकते, जो पिछली सरकार के भर्ती किए हुए थे, उनके लिए भी रास्ते निकाल करके उनकी नौकरी बचा करके सरकार ने अपनी नीयत को दर्शाने का काम किया। इसी प्रकार से आज जितनी भी ये वैकेंसी जनरेट हुई है, ये वैकेंसी इसलिए जनरेट हुई है कि नया आज आपने एक पूरा पैराफर्नालिया, पूरा एक सिस्टम, आपने एजुकेशन सिस्टम का एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, और उसका जो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में पुराने लगे हुए लोग, जो कॉन्ट्रैक्चुअल लगे हुए लोग हैं, वो भी काम कर रहे हैं। आज उसमें भी देखा जाता है कि अगर जो है एक प्रोसेस इतना बना रहे, रिक्रूटमेंट का फ्लो इतना बना रहे कि किसी की नौकरी भी ना जाए और रिटायरमेंट के अगेंस्ट पर्याप्त रिक्रूटमेंट भी होती रहे, काम भी सफर ना करे, तो एक बहुत अच्छा फ्लो है। उसके बावजूद एक भर्ती रोको गैंग चल रहा है। इतना षड्यंत्र कोई अपनी जनता के खिलाफ कर सकता है कि एक विपक्ष जो है वो इतना ज्यादा लालची हो गया, सत्ता पिपासु हो गया है कि वो अपने सूडो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू वो हाई कोर्ट में जाकर के वो भर्तियों को रुकवाने के लिए, ज्वाइनिंग को रुकवाने के लिए वो स्टे लेने की वो छदम और प्रपंच करते हैं। तो इतना ज्यादा एक चल रहा है कि लोगों को दर्द हो, तकलीफ हो। ऐसे ऐसे प्रमाण सामने आ रहे हैं कि जी जो इनसे जुड़े हुए जो पैसे लेकर के लगाए लोग हैं, अरे कुछ चुनाव चल रहे, 15 दिन बिजली काट दो, थोड़ा लोगों को तकलीफ हो, पानी रोक दो, थोड़ा लोगों को तकलीफ हो, वो विपक्ष को वोट मिल जाएंगे। इस प्रकार के षड्यंत्रों के साथ में विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है। विपक्ष ने सत्ता जाने का इतना भयंकर तकलीफ दी कि उन्होंने पूरे हरियाणा को जला देने की राजनीति कर दी। ये विपक्ष जो है इसने कभी जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। एक भी मुद्दा हरियाणा के अंदर लेकर के जिसको कोई आंदोलन करने के लिए नहीं निकले, दूसरे कोई जनता के किसी वर्ग को कोई कष्ट और तकलीफ थी, वो अपनी बात को उठा रहे थे। दूसरे के आंदोलन के ऊपर सवारी करना तो इन्होंने ठीक समझा, आंदोलन जीवी तो ये लोग बने
लेकिन किसी को सरकार की जनता के खिलाफ कोई, जनता के, माफी चाहूंगा, सरकार के खिलाफ कोई भी मुद्दा जनता के अंदर था, विपक्ष ने उसका नेतृत्व नहीं किया। विपक्ष ने केवल दूसरों के आंदोलन की सवारी करने का काम किया। एक जिम्मेदार विपक्ष होता है, उसको पूरा अवसर है कि वह सदन में अपनी बातों को उठाए, सदन में नहीं तो सड़क पर उन बातों को उठाए। यह विपक्ष का लोकतंत्र में काम है। जनता के आवाज में आवाज मिलाकर के चले, जनता को स्वर दे, जनता की आवाज को स्वर दे। लेकिन यहां तो केवल मात्र आज यहां बेल लेने जाना है, आज यहां पैरोल लेने जाना है, आज यहां हरियाणा को जलाने का षड्यंत्र करना है, आज यहां हरियाणा में तो आग लगी नहीं है, हमारे इलाके में लगी है, दूसरे के लोगों के इलाके में नहीं लगी है, टेलीफोन पर उनको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। ऐसा विपक्ष हरियाणा में, और आप सोचते हो उसे विपक्ष को हरियाणा प्रदेश सरकार में बैठने देगा? कभी भी संभव नहीं होगा। हरियाणा की जनता ऐसे विपक्ष को विपक्ष के नाते भी स्वीकार नहीं करता है, उसको सरकार में कहां स्वीकार करेंगे। ठीक है, हम अगले मसले पर आते हैं। ये तो जनता तय करेगी। मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि मीडिया जज नहीं है, महाभारत का संजय वही रोल है हमारा। आपकी भी बात, उनकी भी बात, उनकी बात, सबकी बात पहुंचा देंगे, बाद बाकी जनता जनार्दन है, वो तय करेगी। विपक्ष में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो पिछले कई वर्षों में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पोर्टल की एक व्यवस्था शुरू हुई, उनका ये कहना है कि बहुत सारे पोर्टल्स ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं हैं और उससे लोगों को परेशानी है, और अगर हमारी सरकार आ गई तो वैसे पोर्टल्स जिनसे लोगों को दिक्कत है, जैसे मेरा फसल मेरा ब्यौरा, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आई कार्ड, बोले ये पहली कलम से हम इसे बंद कर देंगे। हरियाणा में एक बहुत 90 के दशक में एक रागनी चला करती थी, राजनीतिक रागनी थी। उस रागनी का एक लाइन थी, ये नाश करणीय आगे रहे, ये नाश करणीय आगे रहे। ये नाश करणीय है। ये हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से आज विपक्ष कहां है, विपक्ष एक सारा विपक्ष ने निपटा दिया। सारी कांग्रेस हुड्डा साहब ने निपटा दी। सारी कांग्रेस के अंदर आज जो देखो, उनके सरकार के समय से लेकर आज तक कहां फरीदाबाद में अवतार सिंह बढ़ाना थे, निपटा दिए। राविंद्र जी निकाल दिए, और उन्होंने कहीं हमारे यहाँ रमेश कौशिक आए, चौधरी धर्मवीर जी आए, और लोग आए, यहां तक कि उनके प्रदेश अध्यक्ष के सिर पर लाठियां मारी, एफआईआर दर्ज करानी पड़ी, जान बचाने के लिए भागना पड़ा। दूसरी प्रदेश अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने बनाई, उसको भी उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा देने का काम किया शैलजा जी को। वो तो हिम्मत करके वो वहां संघर्ष कर रहे हैं। किरण चौधरी को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। और लोगों को, कितने लोगों को पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। अच्छा है ना आपके लिए सब आप नहीं, वो देख, सवाल ये नहीं हमारे लिए अच्छा हो, हमारे लिए अच्छा है हमारा काम, हमारा अच्छा काम जिसको जनता सराह करके और अपना समर्थन दे, हम उस अच्छाई पर काम करना चाहते हैं, विपक्ष की कमजोरी पर नहीं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वस्थ और स्वच्छ विपक्ष का कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने तो अपनी पार्टी में ही अपना कोई विपक्ष नहीं छोड़ा। तो ऐसे व्यक्तियों के जहां जो आज का जो हरियाणा प्रदेश है, उनका पोर्टल की, उनसे क्या उम्मीद करोगे? जब हरियाणा के अंदर 2015 के बजट के साथ हमने कुछ योजनाएं लेकर के आए, हमने कहा कि हरियाणा के प्रत्येक स्कूल का रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन किया जाएगा। ऑनलाइन करके प्रत्येक स्कूल के बच्चों की हमने जब हाजिरी चेक करवाई, जो पहले रजिस्ट्रों में 1 साल लग गया, लगभग 6-8 महीने, कोई भी कंप्यूटर पर रिकॉर्ड नहीं था। इतनी बड़ी सरकार, हरियाणा नंबर 1 की रागनीय गीत चलते थे, लेकिन हरियाणा के अंदर स्कूल एजुकेशन का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। जब उसको कंप्यूटर पर लाया गया तो पाया 22 लाख बच्चे फर्जी उनके ऊपर डाले हुए थे। जो बच्चे कंप्यूटर पर जब रिकॉर्ड उनका पूरा डेटा उनका मैच किया गया, वो 22 लाख बच्चे जो हैं वो फर्जी चलाए थे। कौन उन बच्चों के नाम के ऊपर वर्दी के पैसे खाता था? कौन उन बच्चों के नाम पर उनके झूले के, खिलौने के और प्रकार के जो मिड डे मील के कौन पैसे खाता था? हम उस चक्कर में नहीं पड़े। हमने कहा हमने हरियाणा की जनता को सुधार करने का काम करना है। पिछली सरकार के समय में, पिछले आप सेशन के अंदर एजुसेट की बात कर रहे थे, एजुसेट लगाया। मैं कलोई गांव में जिनके मुख्यमंत्री थे, कलोई हल्के में, पूरी रोहतक की प्रेस को लेकर के हर गांव के स्कूल में गया कि मुझे कोई एजुसेट चलता हुआ दिखाई दे जाए। एक भी गांव में जो मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र था, एजुसेट नहीं चल रहा था। उसके कहीं जनरेटर का भी डब्बा पड़ा हुआ था, सीपीयू था, उसका डब्बा था, अंदर से सारी मदरबोर्ड और चिप सब कुछ गायब था। और
पुराने जमाने के वो वहां पर मॉनिटर रखे हुए थे, कंप्लीटली वेस्ट जो है। और ऐसे लोग, मैं दूसरा उदाहरण देता हूं, विधानसभा के रिकॉर्ड पर है। हमने जब ये कहा कि अब हरियाणा प्रदेश का जो है पूरा रिकॉर्ड हम पेंशन वाला, ये जो पेंशन ले रहे हैं, जो विधवा सम्मान पेंशन है, दिव्यांग सम्मान पेंशन है, इनकी पेंशन को हम बैंक से दिया करेंगे, उनके खाते में सीधे भेजा करेंगे। तो हुड्डा साहब ने बड़े बड़े होने के नाते मुझे, उस वक्त मैं वित्त मंत्री था, मुझे समझाया कि देखो ये कामयाब नहीं होते, हरियाणा ऐसे नहीं चलता, ऐसे करने की जरूरत नहीं, हमने भी कोशिश की थी, ये नहीं होने वाला, इस चक्कर में मत पड़ो। कहां उसके बैंक के खाते नहीं हैं, कहां उसका बैंक का खाता खुलवाओगे, 0 पैसे पर खाता कैसे खुलेगा, खाता ही नहीं खुलेगा, वो चक्कर काटते रह जाएंगे, उनके पैसे कट जाएंगे। उन्होंने मैंने उनको कहा, अब सरकार, जनता ने हमें जनादेश दिया है, आप हमको अवसर दीजिए कि हम इन चीजों को सुधार करके लाएं। साहब, आज 10 साल होने वाले उन बातों को, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति माह उनके खातों के अंदर आज उनकी पेंशन पहुंच जाती है। और वो पेंशन नहीं जो 500 के 2 नोट दिखा करके कहा करते थे कि वो कर दी मौज बुढ़ापे में, और जो 500 के 1000 नोट लिफाफे में, वो प्रचार किया करते थे, देना शुरू नहीं किया था। गुहाना की रैली में घोषणाएं की थी, हमने करी थी मौज कि आज 3000 रुपए खाते में सीधी कर दी मौज बुढ़ापे में, 3000 रुपए सीधे खाते में, और आगे अभी तो बताएंगे कितना करने वाले हैं, आगे भी करेंगे। ठीक है, इनके खाते खुल लेने दो, हमारा खाता फिर खुलेगा, हम बताएंगे। ठीक ठीक, ये ठीक, आप भेज देना दीपेंद्र को वहां पे, स्वागत करूंगा उसका, भेज देना वहां पे, ले आना। ये कांग्रेस, जेजेपी, मैं हूं, पूछ लूंगा मैं, कांग्रेस, जेजेपी, आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी, लोकसभा चुनाव में 1-to-1 फाइट थी, बीजेपी वर्सेस आईएनडीए गठबंधन, एक सीट उनको वहां से कुरुक्षेत्र से मिली थी। अब गठबंधन नहीं है, वो लोकसभा चुनाव के लिए थी। अब आप क्या देखते हैं, एक बीजेपी है, बीजेपी को भी जो नुकसान हुआ, ऑडियंस से निवेदन है एक बार शांति बनाए रखें। अगर ट्रायंगुलर फाइट या मल्टी कॉर्नर फाइट होती तो शायद बीजेपी की हरियाणा में भी वो हालत नहीं होती जो हुई थी, अगर एंटी बीजेपी वोटों का डिवीजन होता। मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य में इसलिए भी पूछ रहा हूं कि आईएनएलडी बीएसपी का एक गठबंधन हो गया है, जेजेपी अलग लड़ेगी, आम आदमी पार्टी अलग, कांग्रेस अलग, बीजेपी अलग। अब आप इस परिप्रेक्ष्य में विधानसभा चुनाव कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात तो मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूं कि हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्र जो हैं, उनको आप कभी भी जनरलाइज करके पूरे हरियाणा की परसेंटेज पे जाने का अगर कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे जी। हरियाणा की पॉलिटिकल असेसमेंट जो है वो रीजनल, जो हरियाणा के विद इन दी स्टेट जो है, जो डिफरेंट रीजन्स हैं, उनके अपने जो डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन है, उनका अपना जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, उसके अनुसार हरियाणा प्रदेश के अंदर वो चुनाव का एक, उनका मतदान का एक स्वरूप निकल करके आता है। तो आज केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसका पंचकुला से लेकर के पलवल तक सभी क्षेत्रों के अंदर जिसका अपना एक बहुत मजबूत जनाधार है, जिसके कार्यकर्ता 36 बिरादरी के सभी समाज और वर्गों के अंदर वो कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता उपलब्ध हैं। ऐसे में जो कांग्रेस पूरी तरह से एक व्यक्ति, एक क्षेत्र, एक केवल वर्ग तक सीमित है, वह कांग्रेस पूरी तरह से मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो 36 बिरादरी का जो एक गैलेक्सी है, जो नेतृत्व है, उसका मुकाबला करने में निश्चित तौर पर अक्षम है। और चाहे वोट परसेंटेज की बात करें तो हमारा लक्ष्य 50% से अधिक वोट लेने का है, बाकी अपना बांटते रहें, जहां जहां उन्होंने बांटना है वो अपने घर बैठे बांटते रहें। जेजेपी और आम आदमी पार्टी दो ऐसी पार्टियां हैं, जेजेपी के साथ तो मिलकर आप सरकार ही बनाए, लेकिन किन परिस्थितियों में पार्टी बनी और उसके बाद फिर एंटी बीजेपी वोट का एक बड़ा चंक उनको मिला अपने अपने इलाके में। इन दोनों पार्टियों के बारे में आप क्या देखते हैं 2024 में? अब तो 1.5-2 महीने रह गए। देखिए, पार्टी है, उन्होंने अपना संगठन बनाया है, वो चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और अपनी बातों को लेकर के जाएंगे।
अपने मुद्दों को लेकर के जाएंगे और मैं किसी के अस्तित्व को नकार नहीं सकता हूं और उनके अस्तित्व को भी सम्मान करता हूं। कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों पर उनके व्यक्ति मजबूत चुनाव भी लड़ेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जजपा विशेष रूप से जिस प्रकार से उनकी लोकसभा में हार हुई है कि जनता ने कहीं ना कहीं उनको नकारा है। ठीक है, वो मेहनत करेंगे, कुछ सीटों के ऊपर फोकस करके वो अपना कितना मतदान ले पाते हैं ये भविष्य के गर्भ में है। आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश में अभी तक अपना आधार वो बना नहीं पाई और कांग्रेस ने भी उनको इंडिया गठबंधन की केंद्र में ये मान करके कि सरकार नहीं बनने वाली है, रस्म अदायगी करते हुए एक सीट जो है वो उन्होंने उनको खैरात में दी थी और वो उनकी कोई स्थिति बची नहीं। खुद कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लोगों ने कहा कि भाई उन्होंने कांग्रेस के लोगों ने हमारी मदद नहीं की। तो ऐसे में वो गठबंधन प्रारंभ से ही वह कहीं चलने वाला था नहीं। अब आम आदमी पार्टी किस प्रकार से अपने संगठन को एकदम से दोबारा से, क्योंकि इस पूरे हरियाणा में एक लोकसभा में चुनाव लड़ा है, तो दोबारा से किस प्रकार से उसको खड़ा करने की कोशिश करेगी ये देखने का विषय है। तो मेरे लिए केवल ये एकेडमिक जो है डिस्कशन का विषय हो सकता है, धरातल पर ये कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आईएनएलडी का बीएसपी से गठबंधन हो गया और एक वक्त था, अब तो चुनाव में तो जब नतीजे आते हैं, वोट पड़ते हैं, तो आपको समझ में आता है कि वोट की शिफ्टिंग कैसे हो रही है। लेकिन बीएसपी का एक चंक था, कुछ इलाके थे जहां बीएसपी का अच्छा दबदबा था। अब आईएनएलडी में अभय जी हमारे अच्छे मित्र हैं, उनको मैं कहता हूं कि वन मैन आर्मी आप रह गए हैं। मतलब पहले डबल डिजिट सब होते होते अब वन मैन आर्मी है। आईएनएलडी और बीएसपी, इसके गठबंधन को आप कैसे देखते हैं, एकेडमिक ही अगर समझना चाहें? क्योंकि आपके हिसाब से धरातल पे तो कुछ होगा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आईएनएलडी ने अभी लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से चुनाव लड़ा है, उनके कार्यकर्ता की मौजूदगी ग्राउंड पर थी और बहुजन समाज पार्टी को कभी भी आप राजनीति में नकारने की भूल नहीं कर सकते। बहुजन समाज पार्टी का अपना एक जनाधार है, उनका अपना एक वोट बैंक है, उनका एक अपना संगठन है। तो लेकिन दोनों मिलाकर के भी आज इस स्थिति में नहीं है कि कुछ सीटों के अलावा वो कहीं चुनौती देने में सक्षम हों। आपके मित्र हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। आपके भी हैं। कांग्रेस पे अब हम आ जाते हैं और चूंकि हमारा नाम ही है अब की बार किसकी सरकार। किरण चौधरी चली गई, पुराने जितने थे रोहिंद्रजीत सिंह, है ना, सब कितना नाम चले नहीं गए, धक्के मार के निकाले गए। लंबी लिस्ट हो जाएगी। मारे, लाठियां मार मार के निकाले हैं। लंबी लिस्ट सभ्य भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका दर्द का आप जो है वर्णन ही नहीं कर रहे हैं। अब वो वहां रहना चाहते थे, वो दर्द लेके हमारे पास निकले नहीं है, वो वहां रहना चाहते थे। वो दर्द लेके आपके पास गए होंगे ना, तो दर्द का एहसास तो आप लोगों को होगा। मीडिया में रोज हम तो बार रो रो करके निकले हैं। उनको निकले नहीं है, उनको धक्के मारकर लाठियां भांज करके पिटाई करके उनको कांग्रेस से बाहर किया है। कांग्रेस की स्थिति आप क्या देखते हैं इस वक्त? कांग्रेस की स्थिति जीरो है पार्टी की। जब मैं पार्टी के नाते इंडियन नेशनल लोकदल बसपा के स्थिति को स्वीकार कर सकता हूं, कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं दे रही है। कांग्रेस देश की 125 साल पुरानी पार्टी आज ऐसी स्थिति में आ जाए कि एक व्यक्ति जो उसको अपनी जेब में रख करके और पूरे केंद्रीय नेतृत्व को जूते की नोक पर रख ले, तो वो कांग्रेस नहीं है, वो कहीं न कहीं एक गैंग, एक गिरोह का रूप ले चुके हैं। और वो जो गुलाबी गैंग है, तो गुलाबी गैंग ने कांग्रेस को, जिसको विचारधारा की पार्टी कभी कह सकते थे, जिसको कभी मासिस की पार्टी कह सकते थे, उसको पूरी तरह से वो जो कांग्रेस का मूल चरित्र था उसको नष्ट कर देने का काम किया है। अब तो एक गिरोह के नाते वो हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने दबंगई के आधार पर वो सोचते हैं कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा की जनता जो है उनकी सच्चाई को जानती है। ये हरियाणा, ये भोले भाले लोग हैं। 1900 लेकिन राजनीतिक जो चेतना है वो इस तरह की है कि 1996 में एक दिन मतदान हुआ था, लोकसभा का और विधानसभा का।
हमारा हरियाणा विकास पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था और एक ही दिन मतदान है और बैलेट पेपर पर बकायदा मोहर लगा करके मतदान हो रहा था। उसमें मेहनत लगती है। एक ही दिन के मतदान में जिन लोगों ने लोकसभा में वोट दिया, उसी 1 मिनट के अंदर उन्होंने बैलेट पेपर पर 15% लोगों ने अलग मतदान करने का काम किया था। एक ही दिन, एक ही मिनट में 100 में से 15 लोग अलग निशान पर मोहर लगा रहे थे। ये हरियाणा की जनता का राजनीतिक विवेक का परिचय 1996 में, आज से 28 साल पहले दिखाई दिया था। आज हरियाणा की जनता बहुत अच्छे जानती। लोकसभा चुनाव के अलग मुद्दे हैं, अलग समीकरण रहे हैं। विधानसभा चुनाव में आज अलग प्रकार के समीकरण हैं। अब कांग्रेस जो है उस पूरे हरियाणा की राजनीति में कहीं अपनी जगह, वो आप जब अक्टूबर में चुनाव परिणाम आएंगे तो मैं आपको कह रहा हूं कांग्रेस को ढूंढते रह जाओगे, चलिए तो सरकार के नजदीक नहीं पाओगे। तो आपको लगता है कि ये फिर बीजेपी की ही सरकार? निश्चित तौर पे थोड़े दिनों बाद आपको भी लगेगा। और दिवाली से मनाने से पहले आप और हम मिलकर के दिवाली मनाएंगे, तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कितने नंबर्स आ जाएंगे कैप्टन साहब? पिछली बार तो 75 कह रहे थे कि 75 पार आए। हमने आपको बोला ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहा। नंबर नहीं देंगे इस बार, लेकिन सरकार बनाए और नंबर का विश्वास जिस दिन हो जाएगा, हाँ। अगर लगेगा कि हाँ नंबर का आज हमको पूरी तरह से ये हमारा आकलन स्पष्ट आ गया है और नंबर बताने की आवश्यकता पड़ेगी तो बता देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। और दिवाली में मिठाई ही होगी ना? मतलब दिवाली भी एक होती है और एक दिवाला भी होता है। हमारी मिठाई होगी और एक में ली हमारी है, दिवाली एक में होगी। है। उनसे पूछ लेना जिनका दिवाला पिटने वाला है। हमारी दिवाली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और समय धन्यवाद देने सर, के बहुत लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अनुरोध है जनता टीवी के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु जी